हेलो दोस्तों, मेरा नाम मधु है। मेरे 4 बच्चे हैं, बड़ी दोनों बेटियाँ और एक बेटा बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन जब मेरी छोटी बेटी पैदा हुई तो बहुत ही काली और बदसूरत थी। इससे पहले मेरी दोनों बेटियाँ थीं जो बहुत ही सुंदर थीं, गोरी चमकती रंगत थी। तीनों ही बच्चों को देखकर हर कोई दीवाना हो जाता था, उन्हें गोद में उठाने के लिए मन मचल उठता था। लेकिन मेरी सबसे छोटी बेटी को देखकर तो मेरा ही दिल जल गया था। मेरा तो दिल उसे गोद में उठाने या उसे बुलाने को भी नहीं चाहता था। उसकी परवरिश भी मैंने एक नौकरानी से करवाई थी। एक बार जब मेरी छोटी बेटी बहुत छोटी थी, तो वो सीढ़ियों से गिर पड़ी थी। उसकी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। मेरे सारे बच्चे अपने-अपने काम में लगे रहे। वह अकेली ही काफ़ी देर तक रोती रही। जब रो-रो कर थक गई, तो खुद ही उठकर खड़ी हुई और आँसू पोंछती हुई कमरे के अंदर चली गई। मैं यह सारा दृश्य अपनी आँखों से देख रही थी। मेरे दिल में एक बार भी ख़्याल नहीं आया कि ये भी तो मेरी ही बच्ची है, इसे भी तो मैंने ही जन्म दिया है। मैं कुछ तो इसका ख़्याल करूँ, बल्कि मैं तो एक माँ हूँ। माँ होते हुए भी ऐसे अनजान बनी रही कि ज़रा भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती थी। समय गुज़रता गया, मेरे सारे बच्चे जवान हो गए। मेरी दोनों बेटियाँ इतनी खूबसूरत थीं कि कम उम्र में ही उनके रिश्ते आने शुरू हो गए थे और फिर एक-एक करके दोनों की शादी हो गई। सिवाय मेरी बदसूरत बेटी की और मेरे बेटे एक बेटे के मेरे 2 बेटियाँ अपने-अपने घरों में राज कर रही थीं। लेकिन अब मुझे अपनी छोटी बेटी नेहा की फ़िक्र थी, जो मुझे दिन-रात अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाए जा रही थी। कई बार मैंने उसके पापा से भी बात की कि आप क्यों नहीं कोशिश करते अपने जानने वालों से, अपने यार-दोस्तों से, कहीं इसका रिश्ता हो जाए। बस यह मेरे तरफ से दया भरी नज़रों से देखते और कहते, बस तुम प्रार्थना करो। मैं उनसे ज़्यादा बहस नहीं करती, क्योंकि मैं जानती थी कि आजकल के लोगों की पसंद बहुत हाई-फ़ाई हो गई है। उन्हें बस गोरे-चिट्टे लड़के ही चाहिए होती है। एक दिन मेरे मोहल्ले की एक औरत हमारे घर आई और कहने लगी कि उसके पास एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है। अगर तुम लोग करना चाहो तो मैं तुम्हें उनके घर ले आऊँ। लेकिन लड़का जो है वो अपाहिज है, लेकिन उसका बाप अच्छा पैसा कमा लेता है, लड़के को पैसा कमाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं कल ही उन लोगों को यहाँ बुला लेती हूँ। मैं भला क्यों इनकार करती? मैंने उस रिश्ते करवाने वाले से कहा ठीक है, बुला लो। अगले ही दिन वो लोग हमारे घर आ गए। लड़का भी साथ में था। वह लड़का बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम लड़का था। बस एक कमी थी, एक टाँग से अपाहिज था। हमें तो लड़का बहुत ही पसंद आया, लेकिन दिल में वही डर था कि कहीं यह भी और रिश्तों की तरह से इनकार ना करके चला जाए। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही मेरी बेटी उन लोगों के सामने आई, तो वह गुस्से में एकदम से उठ खड़ा हुआ। लड़का अपनी बैसाखियों के सहारे उठ खड़ा हुआ और बोला, मेरे लिए आप लोग यही बदसूरत लड़की देख रखे हैं। हम सब बड़े ही परेशान हुए कि अगर एक लंगड़ा इंसान यह जुल्म कर सकता है, तो बाकी क्या करेंगे? इन्हीं सोचों में मेरा बीपी बढ़ना शुरू हो गया और मैं बीपी की मरीज बनकर रह गई। मेरे पति तो कहते कि अगर शादी नहीं होगी तो क्या समस्या है? कुछ लड़कियां तो खुद ही शादी नहीं करती हैं, तो क्या उनका कोई फ्यूचर नहीं होता? मैं अपने पति को बस देखती रह जाती। अब अखबार पढ़ने में इतना बिजी हो जाते कि मैं उनसे दोबारा बात ही नहीं करती थी। मेरी बदसूरत बेटी नेहा, जिससे मैं बहुत ही नफ़रत करती थी, वह मेरे पास आई और कहने लगी, मम्मी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरी दोनों बेटियों ने बस 10वीं क्लास तक की पढ़ाई की थी। इसलिए इसने तो बीए भी कर ली, लेकिन अब फिर से अपने बाप के सामने खड़ी थी कि मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त दी जाए, लेकिन मैंने पूरी तरह से मना कर दिया था। तो वह मायूसी से सर झुकाए अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ आजकल मेरे बेटे राहुल पर अमेरिका जाने का भूत चढ़ा हुआ था। वह किसी भी तरह बस अमेरिका जाना चाहता था। एक दिन अपने पापा से कहने लगा कि बस मुझे अमेरिका हर हाल में जाना है। यहाँ कुछ भी नहीं है। राहुल अपनी दादी का बेहद लाडला था। इसलिए दादी ने उसे बिना कुछ सोचे समझे 1 ही मिनट में अनुमति दे दी थी। तब मैंने खूब शोर मचाया था, लेकिन मेरे शोर मचाने से क्या होता है, उसने जल्दी से सारी तैयारियां कर ली और फिर मेरा बेटा राहुल 1 हफ्ते के अंदर ही अमेरिका चला गया। मैं उसकी जुदाई में बहुत बीमार रहने लगी थी। एक दिन मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई, तब मेरी बेटी नेहा ने बहुत सेवा की थी, लेकिन मैंने उसे मुँह तक नहीं लगाया था। कुछ दिनों में मेरी तबीयत कुछ सही हुई तो रिश्ते करने वाली एक बार फिर मेरे पीछे पड़ गई, क्योंकि जब से राहुल अमेरिका गया था हमारे घर में दौलत की बारिश हो रही थी। उस रिश्ते वाली के सामने मैंने हाथ जोड़ दिए और कहा कि नेहा की शादी कहीं भी करवा दो, मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूँगी।
वह मुझे तसल्लियाँ देते हुए चली गई और कुछ ही देर बाद मेरे सास भी अपने कमरे से बाहर निकल आईं और मुझे तसल्ली देने लगी। मैंने उनसे कहा कि अम्मा आप ही कोई तरकीब बताएं जिससे कि मैं नेहा से जान छुड़ा सकूं। मेरी सास ने एकदम मुझसे कहा कि बहू इतनी नफरत ठीक नहीं होती है। मैंने अपनी सास की आंखों में बहुत ही उदासी देखी, तो मैंने उनसे पूछने लगी कि क्या हुआ, क्या बात है, आप एकदम से इतनी ज़्यादा उदास क्यों हो जाती हैं। लेकिन वह मेरी बात का जवाब दिए बिना ही आगे की तरफ बढ़ गईं। बस इतना ही कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। मेरा दिल बड़े ही जोरों से धड़क रहा था। भला ऐसे भी क्या बुरा होने वाला है? मेरे कई बार पूछने पर भी कुछ नहीं बताती। बस खामोशी का चोला पहने कई दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकलती। मैं अक्सर एक बात नोट करती कि मेरी सास जब भी कमरे में जाती तो वह एक संदूक खोलकर बैठ जाती थी और फिर दरवाजे की कुंडी लगा लेती। फिर आस-पास देखती और उस संदूक को धीरे-धीरे खोलते हुए उसमें से एक बहुत बड़ा-सा पैकेट निकालती और फिर उसको चूमना शुरू कर देती। मैंने कई बार देखने की कोशिश की, फिर भी अपने पति से पूछा तो वो मुझे टाल देते, कोई और बात होगी लेकर बैठ जाते। मेरी 2 बड़ी ननद भी थीं, जो कि दूसरे शहरों में रहती थीं। वह काफ़ी दिनों में चक्कर लगाया करती थीं। इस बार जब मेरी सास की हालत खराब हुई थी, तो मैंने अपने पति से कहकर अपनी ननदों को यहाँ बुलवा लिया। जिस रात दोनों नंद मेरे घर आईं, मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हुई। उन्हें हार्ट अटैक आया और फिर वो हमें रोता छोड़कर इस दुनिया से चले गए। यह सब कुछ इस कदर अचानक हुआ कि मैं तो काफ़ी दिनों तक इस सदमे से बाहर ही नहीं निकली थी। मरने के ठीक पहले उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने भी उसे आज तक सुख देने की कोई कोशिश नहीं की। मुझे उनकी इस बात से कुछ समझ में नहीं आई थी, आखिर वह किसे सुख देने की बात कर रहे थे। मेरी दोनों नंदें हर वक़्त अम्मा के पास ही बैठी रहतीं। जब मेरी सास की तबीयत खराब हुई तो मेरी दोनों नंदों ने अपनी अम्मा को एक ही बात कहती थी कि आपने एक बार फिर से अतीत को गले लगा लिया है, इसलिए तो आपकी तबीयत इतनी खराब हो रही है। मेरी सास ने अपने बेटे की मौत का कुछ ज़्यादा ही असर ले लिया था, लेकिन उनका वह संदूक उनकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी पूंजी थी। मैं कभी-कभी सोचती और परेशान हो जाती कि आखिर ऐसा क्या राज है, जो मुझे नहीं पता। मेरे पति किसको सुख देने की बात कर रहे थे और मेरी सास का अतीत क्या है? अतीत में ऐसा क्या हुआ था? मैं बहुत सोचती रहती इस बात को लेकर, लेकिन मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं। मेरे पति को मरे काफ़ी समय हो गया था, लेकिन मेरी नंदें अभी भी मेरे घर पर ही थीं और मैं भी सोच ही रही थी कि अभी मेरी नंदों की मौजूदगी में ही नेहा के फर्ज से आज़ाद हो जाऊँ। जिस रिश्ते वाली से मैंने बात की थी, उसने आज शाम को ही आने के लिए कहा था। जैसे ही वह शहर से आई तो कहने लगी, दीदी ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि आप भी दंग रह जाएंगी। मैंने कोई ध्यान ही नहीं दिया, सब कुछ मेरी बड़ी ननद ने ही तय किया। कहने लगी कि वो लोग कल आएंगे और आपको फिर बताएंगे। और फिर मैंने कुछ अच्छे खाने पीने का इंतजाम किया। लड़का बहुत ही हैंडसम और दौलतमंद था। मैंने रिश्ते कराने वाली से कहा, तुम किसका रिश्ता लेके आई हो? तो वह कहने लगी कि दीदी ना जाने लोग इतने जिद पर अड़े हुए थे कि आज ही इसी जगह पर लेकर चलो। लड़के की माँ नहीं आई क्योंकि वह बीमार रहती है। एक लड़का आया और उसके साथ उसकी एक बुआ आई थी। जैसे ही मेरी बदसूरत बेटी नेहा उनके सामने गई तो लड़के ने उठकर उनका स्वागत किया और उसे एक ही नज़र में पसंद कर लिया। मैं तो एकदम हैरान रह गई थी। खैर हम लोग भी उनके घर गए। मेरी बेटी की होने वाली सास मेरे सामने आई। कुछ ही देर के लिए वह और भी कुछ पूरी तरह से खुद को छुपाकर कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने खुद को छुपाकर रखा हुआ है कि ताकि मेरी बीमारी किसी और को ना लग जाए। हम लोग बहुत ही हैरान होकर रह गए कि इस कदर अमीर घर में मेरी बेटी जा रही है। लड़के वालों को शादी की बहुत जल्दी थी, इसलिए 1 महीने के अंदर ही मैंने उसकी शादी कर दी। मेरी काली कलूटी और बदसूरत बेटी के लिए ऐसा रिश्ता भगवान की बहुत बड़ी कृपा हम पे। हमने उसकी शादी की और फिर कभी पलटकर देखा भी नहीं, उसकी खबर भी नहीं ली। अब तो मुझे बस अपने बेटे की शादी करनी थी, जैसा कि हर माँ की इच्छा होती है कि वो जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी करे और पोते को अपनी गोद में खिलाए। लेकिन मेरा बेटा तो घर आता ही नहीं था। मैंने जब राहुल को जज़्बाती ब्लैकमेल करना शुरू किया, तो वह कहने लगा कि अगर किसी ने मुझे ज़्यादा तंग किया, तो मैं फिर वह हमेशा-हमेशा के लिए सबकी ज़िंदगियों से चला जाएगा। आखिरकार मुझे हथियार डालने पड़े।
अब मेरे घर में गहरा सन्नाटा था, मेरी सास अपने कमरे में रहती थी और मैं पूरे घर में इधर-उधर घूमती रहती थी। मेरी बड़ी बेटी अपने पति और बच्चों के साथ अमेरिका जा रही थी। अभी उसकी फ्लाइट में कुछ समय था कि वह मुझसे कहने लगी कि मैंने सामने सड़क पर एक आदमी को चलते हुए देखा है, वो हूबहू राहुल जैसा दिखता है। पहले तो मैं यही समझी कि कोई और होगा, लेकिन जब मेरे बच्चे मामा मामा कहकर पुकारने लगे, तो फिर मैंने भी ध्यान दिया तो सच में राहुल ही था। लेकिन यह कैसे मुमकिन था, क्योंकि राहुल तो अमेरिका में है। जैसे ही मैंने यह सब सुना तो मैं उलझन का शिकार हो गई और फ़ौरन अपनी सास को बताया। वह कहने लगी कि उसका वहम होगा। मेरी बेटी कहने लगी कि मेरी आँखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने खुद राहुल को एक लड़की के साथ देखा था और सबसे बड़ी बात, उस लड़की ने छोटे से बच्चे को उठाया हुआ था। यह सुनकर मेरा दामाद हँसने लगा और कहने लगा, अमेरिका जाने की खुशी में तुम्हें हर तरफ अपना भाई नज़र आ रहा है। उसी बात पर हँसते हुए आगे की तरफ निकल गए। मेरी बेटी और दामाद अपने बच्चों के साथ अमेरिका में पहुंच गए। एक होटल में कमरा बुक कराया था। मेरे दामाद ने राहुल को फ़ोन किया तो उसने बताया कि मैं अभी ऑफ़िस में हूँ, कुछ ही देर में वापस आकर आपसे मिलता हूँ। अब मेरी बेटी को भी कुछ सुकून हो चुका था कि उसका भाई यहीं अमेरिका में है। लेकिन शाम को मेरी बेटी का फिर फ़ोन आया और वो कहने लगी कि जब राहुल हमें मिला था तो मैंने उसे बड़े गौर से देखा था। तब मैं एकदम से उछल पड़ी, क्योंकि वह वही सूट पहन रखा था जो इंडिया में पहना हुआ था। मैंने उसे समझाया कि तुम एन्जॉय करने गई हो, वह करो। ज़्यादा इधर-उधर अपना दिमाग मत लगाओ। मेरा बेटा अगर अमेरिका में है तो वह तुम्हें इंडिया में कैसे दिख गया? वह बेचारी मेरी बातें सुनकर हैरान रह गई। तो बहुत हुई, लेकिन जब मैंने गौर किया तो महसूस हुआ कि सच में कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। पर मैंने अपने दिमाग से सारी बातें निकाली और कहा कि मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता है और फिर यह कैसे मुमकिन हो सकता है? अभी वह इंडिया में था, तो फिर इतनी जल्दी अमेरिका में कैसे पहुँच गया? फिर मैंने अपने दिल को समझाया कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है, वह मुझे धोखा नहीं दे सकता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरी बेटी का फिर कॉल आया। कहने लगी कि मम्मी, मैंने आज ही राहुल को एक लड़की के साथ देखा था। वह दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। लड़की मम्मी के साथ उनके साथ जो लड़की थी वो बहुत ही बदसूरत थी और भाई उसके साथ इस कदर खुश थे जैसे उनकी पत्नी हो। मैं बोली, क्या कह रही हो, जानती नहीं हो क्या? अमेरिका का कितना खुला माहौल है, वहाँ पर लड़के लड़की का मिलाप कोई बुरी बात नहीं समझी जाती। अब तुम भी ऐसे ख़्यालों को अपने दिमाग से निकाल लो और मुझे भी सुकून से रहने दो। मेरी इस बात का सच में उस पर बहुत गहरा असर हुआ था। काफ़ी दिनों तक मुझे कोई ऐसी कॉल नहीं की। इधर मैंने भी भगवान को धन्यवाद किया, लेकिन एक बात हमेशा ही मुझे तंग करने लगी थी कि राहुल को शादी नाम से इतनी चिढ़ क्यों है? कि कहीं कोई उसने सच में लड़की पसंद तो नहीं कर ली। एक दिन यही सब बात करने के लिए मैं अपनी सास के कमरे में गई। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल होने लगी, मेरे कदम वहीं पर थम गए थे। मेरी सास किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। तुम वापस आ जाओ, बस एक बार, मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। 45 साल बीत गए हैं, तुम्हारी सूरत देखने को, सिर्फ़ एक बार मुझसे आकर मिल जाओ, बस एक बार। और मेरी सास की आँखों से आँसू बहते जा रहे थे। वह बार-बार रुमाल से अपनी आँखें साफ कर रही थीं। यह सब देखकर मैं हैरान हो गई। आखिर वह किसे बुला रही थी? मुझसे अब और ज़्यादा सहन नहीं हुआ और मैं जल्दी से कमरे के अंदर गई। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो फ़ोन को एक तरफ रख दिया और कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा जी, आप क्यों रो रही हैं? मैंने अचानक ही पूछा तो कहने लगी, बस राहुल की याद आ रही है। कब से गया हुआ है और पलटकर देखा भी नहीं। उसे परवाह ही नहीं है कि उसकी दादी किस कदर उदास रहती है उसके बिना। अम्मा जी, आप यह बातें करने के लिए आई थी कि आप राहुल को वापस बुलाएँ और उसे समझाएँ, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मेरी सास कहने लगी, हाँ, मैं उसे मनाऊँगी, वह जल्दी ही वापस आए। उसी शाम को दरवाजे पर दस्तखत हुई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, एक पागल सा लड़का खड़ा हुआ था और मुझे देखकर बोला, तुम तो मज़े की ज़िंदगी बसर कर रही हो और बहुत खुश हो। अपनी बदसूरत बेटी को एक ऊँचे घराने और बेहद खूबसूरत लड़के के साथ शादी कर दी है। तो क्या तुम्हारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई? अरे जाकर अपनी बेटी की खबर लो कि वह किन हालातों से गुज़र रही है। अगर तूने अभी उसकी खबर ना ली तो भगवान तेरे ऊपर कहर बरसाएगा। तू सारी ज़िंदगी माफ़ी माँगती रहेगी, मगर तुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। मैं यह सब सुनकर हैरान हो गई कि पागल लड़का मेरी बेटी के ससुराल वालों को कैसे जानता है।
मैंने उसे जवाब देने के लिए भी कुछ सोचा ही था कि वो एकदम से चला गया। मैं परेशान हो गई थी। पता नहीं नेहा किस हाल में हो गई। मैं भी तो उसकी शादी बड़ी जल्दी में की थी। मैं फ़ौरन अपनी सास के कमरे में जाने लगी, लेकिन दरवाज़ा में अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मैं दूसरी तरफ से गई और खिड़की से अंदर झाँका तो यह देखकर हैरान रह गई कि मेरी सास संदूक खोले बैठी हुई थी और उनमें से कुछ कपड़े निकालकर बार-बार देख रही थी और फिर उन्हें आँखों से लगाती। उन कपड़ों के साथ एक तस्वीर भी थी, जिसे वह बार-बार चूम रही थी और उस तस्वीर से बार-बार माफ़ी माँग रही थी। उनका पूरा चेहरा आँसुओं से भीगा हुआ था। यह मेरी सास किसको याद करके इतना ज़्यादा रो रही थी? मेरे दिमाग में तरह-तरह के ख़्याल आने लगे। मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई और पूरी रात जागते हुए गुज़ार दी। एक तरफ मेरी सास और दूसरी तरफ सारी ज़िंदगी बेटी पर किए जाने वाले जुल्म-सितम की वजह से भगवान का डर मेरे दिमाग पर सवार हो गया था। मुझे अच्छे से पूरी रात नींद नहीं आई थी। आज यह सारी बातें बड़ी ही बेचैनी से मुझे सता रही थी। मैंने सुबह होते ही सोच लिया था कि आज नेहा के पास ज़रूर जाऊँगी। मैं अम्मा को कहा कि आप भी साथ मेरे साथ चलें। अचानक मेरी दोनों बेटी घर में दाखिल हुईं। मेरी अमेरिका वाली बेटी भी वापस आ चुकी थी। मैं हैरान हुई कि यह क्यों आई है, क्योंकि घर में तो कोई ऐसा फंक्शन था नहीं। वह दोनों मेरे पास आईं और बड़ी बेटी जो अमेरिका गई हुई थी, उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। पूछने पर भी कुछ नहीं बता रही थी और फिर मुझे कुछ देर बाद कहने लगी कि मम्मी, राहुल ने अमेरिका में शादी कर ली है। उसने हम सबसे यह बात छुपाई है। मैं हैरानी से उसका चेहरा देख रही थी। बहुत देर बाद बोली कि बेटा, तुम अपने भाई पर यह इल्ज़ाम लगा रही हो? अभी कल ही रात तो मेरी उससे बात हुई है और वह कह रहा था कि जल्दी ही इंडिया हमेशा के लिए वापस आ रहा है। मेरी बेटी मेरे मुँह की तरफ देखती जा रही थी और फिर अपना सर पकड़कर बैठ गई। कहने लगी, मम्मी, आप माने या ना माने, लेकिन मैं कह रही हूँ कि उसने शादी कर रखी है। मैंने अपनी बेटी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और कहा कि आज तो मुझे नेहा के घर जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। तुमसे वापस आकर बात करती हूँ। मैं और मेरी सास गाड़ी में बैठ गए। अम्मा हमेशा की तरह आज बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी, बल्कि पूरा रास्ता खामोश रही। लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग नेहा के घर के सामने पहुँच चुके थे। अम्मा जी पहली बार पोती के ससुराल में आई हुई थीं। ऐसी शानो-शौकत वाला बंगला हमारे पूरे खानदान में किसी का भी नहीं था। हम दोनों को नौकर ने बताया कि घर में सिर्फ़ छोटी मालकिन है, बाकी लोग कुछ देर बाद आएँगे। मैंने कहा कि हम इंतज़ार कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग घर के अंदर दाखिल हुए तो अम्मा अंदर की चमक-दमक में ही खो गई थीं। हमारी बदसूरत सी बेटी के ऐसे नसीब भी हो सकते हैं, हम लोगों ने सोचा नहीं था। हम लोग एक रूम में बैठे हुए थे कि अचानक अम्मा की नज़र दाएं तरफ वाली दीवार पर एक औरत की लगी फोटो पर जाकर रुक गई थी। उसे देखते ही अम्मा के चेहरे के रंग बदलने लगे थे। वह कहने लगी कि जल्दी घर चलो, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। तभी कमरे से एक औरत बाहर निकली, लेकिन वह पूरी तरह से चादर में ढकी हुई थी। उसने अपना चेहरा भी छुपा रखा था। अम्मा जैसे तैसे खुद को संभाले बैठी हुई थी। उस औरत ने अपनी बहू को आवाज़ दी तो मेरी बेटी किसी रानी की तरह कमरे में दाखिल हुई थी। उसका रहन-सहन देखकर दंग रह गई। वह तो किसी से भी नहीं लग रही थी कि वह मेरी बदसूरत बेटी है, जिससे मैं इतनी नफ़रत करती थी। आज तो उसके चेहरे पर अनोखी ही चमक थी, बहुत सुंदर लग रही थी। अम्मा जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना चाहती थीं, लेकिन चादर में छुपी हुई औरत बोली, "अम्मा को इतनी भी जल्दी क्या है? आप बैठें, कुछ देर में सारे लोग आ जाएँगे, सबसे मिलकर ही जाना।" फिर वह औरत कहने लगी कि आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें हीरे जैसी बहू दी है। यह बहुत ही अच्छी है। इसने तो हमारे घर में आकर हमारे घर को 4 चाँद लगा दिए हैं। उस औरत की बात सुनकर मैं सर्व से पानी-पानी हो रही थी। क्या मैंने सच में नेहा की माँ हूँ, जिसने कभी नेहा को प्यार से गले ही नहीं लगाया? हम लोग बैठे बातें कर रहे थे कि दरवाजे से एक लड़की दाखिल हुई। लड़की की गोद में बच्चा भी था। वो बहुत काला और बदसूरत था, लेकिन उसको देखते ही नकाबपोश औरत ने उसे गोद में लेते हुए उसे प्यार करने लगी थी। मैंने तो मुँह दूसरी तरफ कर लिया था कि भला ऐसे बच्चे को कौन प्यार करता है? औरत मेरी तरफ ही देख रही थी। फिर वो एकदम उठी और बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। मैं तो ऐसे उछली जैसे कोई साँप मेरी गोद में गिर गया हो। वो बोली, "अरे! क्या हुआ? अपने खून से ऐसे कौन दूर भागता है?" मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई कि मेरी बेटी 3 महीने में ही कैसे माँ बन सकती है?
लेकिन मेरी बेटी की सास कहने लगी कि नानी बनने के लिए तो आपको भी इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल आप दादी बन चुकी हैं। उस औरत की बात सुनकर मुझे एकदम से गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, "आप यह क्या कह रही हैं?" वह कहने लगी, "यह आपका ही खून है, मतलब कि आपका पोता है।" मैंने पीछे मुड़कर देखा तो राहुल मेरे पीछे खड़ा था और जिसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं आगे बढ़ी और उससे पूछा कि तुम्हें यही मुँह काला करना था? जैसे ही मैं आगे बढ़ी उस औरत ने अपने चेहरे पर पड़ी चादर हटा दी। मेरी सास उसे देखकर एकदम से दंग रह गई। मेरी तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था यह सब क्या हुआ है। कुछ मैं बोली, अम्मा जी ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ बताएँ। मेरे सास ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं भी तो जाने-अनजाने में अपनी सास के ही नक्शे कदम पर चल रही थी। बल्कि मैं तो अपनी सास से भी गई गुज़री हूँ। मैंने तो खुद की अपनी बच्ची से ही नफ़रत का निशाना बनाया था। मेरी सास ने बताया कि उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियाँ और 1 बेटा। तीनों बच्चे बहुत ही खूबसूरत थे। उनके घर में काम करने वाला एक नौकर था, जिसकी पत्नी बच्चे की पैदाइश में ही मर गई थी और उसने अपनी छोटी-सी बच्ची को अपने सीने से लगाकर पाला था। लेकिन वो बच्ची बहुत ही काली और बदसूरत थी। लेकिन फिर भी मेरी सास का नौकर रामू अपनी बच्ची को अपनी जान से ज़्यादा चाहता था। एक दिन रामू ज़्यादा ही बीमार पड़ गया, उसके बचने की कोई उम्मीद न थी। तब उसने अपनी 7 साल की मासूम बच्ची अंजू को मेरे ससुर के हवाले करते हुए कहा था कि मेरी इस बच्ची को आपके सिवा दुनिया में कोई नहीं है। मेरे बाद इस बच्ची का ख़्याल रखना, भगवान आपको इसका फल ज़रूर देगा। और मेरे ससुर ने अपने नौकर की बच्ची अंजू को गले लगा लिया था और रामू को विश्वास दिलाया था कि मैं अंजू को अपनी बच्ची की तरह पालूँगा। लेकिन मेरी सास को अंजू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि वो बहुत ही काली और बदसूरत थी। जब मेरी सास के बच्चों के साथ अंजू खेलती तो वो अलग ही दिखाई देती थी। ज़्यादातर लोग अंजू को मेरी सास की ही बच्ची समझते थे और मेरी सास को बहुत ही हैरान होकर पूछते थे कि आपकी बच्ची है? मेरी सास को मजबूरन अंजू को अपनी ही बच्ची बताना पड़ता था क्योंकि मेरे ससुर ने सख्ती से कह रखा था कि आज आज के बाद अंजू हमारी ही बच्ची है। लेकिन मेरी सास वो किसी भी तरह से अंजू को स्वीकार नहीं की कर पा रही थी और फिर उन्होंने एक दिन एक भिखारी की गोद में अंजू को डाल दिया, साथ ही ढेर सारे रुपए भी डाल दिए और कहा इसे अपने साथ ले जाओ और इसकी परवरिश करना, वापस इसे कभी मत मेरे घर लेकर आना। और जब मेरे ससुर को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत ही सदमा लगा था। उन्होंने मरते हुए रामू से वादा किया था कि उसकी बच्ची का ध्यान रखेंगे, लेकिन मेरी सास ने उनका यह मान तोड़ दिया था। मेरे ससुर गुस्से में आकर घर छोड़कर चले गए और आज तक लौटकर नहीं आए थे। मेरी सास ने अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश की और उनकी शादियाँ की। लेकिन मेरी सास को बाद में बहुत एहसास हुआ था कि उन्होंने गलत किया था। उन्होंने अपने पति को खो दिया था। अब रोज़ रो-रो कर अपने पति से माफ़ी माँगती और उनके लौट आने की दुआएँ करती। और आज जब मेरी सास ने नेहा की सास को देखा तो इसलिए वह दंग रह गई थी क्योंकि नेहा की सास अंजू ही थी। अंजू के चेहरे पर लगा हुआ बदसूरत दाग मेरी सास ने पहचान लिया था। मेरी सास ने जब यह कहानी सुनाई तो हम सब अपनी जगह हैरत से मुँह खोले अपनी सास की यह कहानी सुन रहे थे। नेहा की सास आगे बढ़ी और वह मेरी सास से बोली, "माँ जी, आपने मुझे जिस भिखारी को दिया था, उसने मुझे अपनी बेटी बनाकर पाला। भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी चमकाई कि आपके दिए हुए पैसों से उन लोगों ने एक छोटा-सा बिज़नेस शुरू कर दिया और बाद में वो बहुत ही ज़्यादा फला-फूला। मेरी शादी हुई और फिर मेरे 2 बच्चे हुए। बेटा तो बहुत ही खूबसूरत था लेकिन बेटी सांवले रंग की थी। लेकिन फिर भी मुझे अपनी बेटी बहुत प्यारी थी। बच्चे चाहे काले हों या गोरे जितने माँ-बाप की जान होते हैं। मेरी बेटी जिस कॉलेज में पढ़ती थी, उसमें आपका पोता राहुल भी पढ़ता था और वह मेरी बेटी से मोहब्बत कर बैठा। उन दोनों की शादी को काफ़ी समय हो चुका है और उनका एक बेटा भी है। और जब राहुल ने मुझे बताया कि उसकी एक बहन है और उसके रंग-रूप की वजह से उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती, तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैंने राहुल से कहा उसकी बहन की फ़ोटो दिखाओ। उसने पूरी फैमिली की फ़ोटो दिखाई, जिसमें मैंने सब लोगों को देखा तो राहुल की दादी को पहचान लिया था। मैंने उसी समय फैसला किया था कि मैं अपने बेटे से राहुल की बहन की शादी करूँगी। कहीं ऐसा ना हो कि कल का अतीत फिर से दोहराया जाए और पता नहीं नेहा को पीछा छुड़ाने के लिए किसके पल्ले बांध दिया जाए। आज मैं नेहा को अपनी आँखों का तारा बनाकर रखती हूँ। मेरा बेटा भी नेहा से बहुत मोहब्बत करता है। मेरी सास तो नेहा की सास के कदमों में गिर गई थी।
कहने लगी, "अंजू मुझे माफ़ कर दो, तुम ही एक हो जो मेरे पति को वापस बुला सकती हो। 45 साल गुज़र चुके हैं लेकिन उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे सिर्फ़ एक बार कहने पे ही वापस आ जाएँगे।" और फिर नेहा की सास ने मेरी सास को माफ़ कर दिया। उन्होंने उसी समय फ़ोन करके मेरे ससुर से कहा, वह सबको माफ़ कर दें और घर वापस आ जाएँ। मेरे ससुर ने भी सास को माफ़ कर दिया और उन्होंने वादा किया था कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने अपनी बच्ची का बचपन कितनी बुरी तरीके से इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगी। मैंने अपने पोते को सीने से लगा लिया, भले ही उसका रंग सांवला था, वो बदसूरत था, लेकिन मेरा खून था, मेरा पोता था। मैं राहुल को, अपनी बहू को अपने घर ले आई। हमारी फैमिली में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। नेहा अपने परिवार में खुश थी और मेरा बेटा अपनी पत्नी के साथ खुश था। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी, जिसे देखकर मेरा दिल गदगद हो जाता है। लेकिन आज जब उस पागल के बारे में याद करती हूँ जिसने मुझे एहसास दिलाया था कि जाकर अपनी बेटी की खैर खबर ले, तो आज भी मेरा दिल काँप जाता है। वो ना वो भगवान के द्वारा भेजा गया दूत था, जिससे मुझे मेरी गलती का एहसास कराना था और मेरी सास को भी माफ़ी का मौका देना था। तभी तो भगवान ने यह लीला रचाई थी और पागल के वेश में अपना एक दूत मेरे दरवाजे पे भेजा था। मैं तो भगवान का धन्यवाद करती हूँ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।